Dear students, welcome. Chapter number 4, How the Traders Become Rulers, Part 2. In Part 1, we had seen the subsidiary alliance system introduced by Wellesley to expand British rule. Now we are going to start Part 2. Now, expansion of British rule in India. After finalizing the subsidiary alliance treaties with Mysore Nizam of Hyderabad and Maratha chieftains, the British moved towards northern part of India. They entered into a treaty of friendship with Nepal, sensing a threat from it. ओके, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है उसको फाइनलाइज करने के बाद किसके साथ, तो मैसूर निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बहुत सारे मराठा के चीफ, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे मूव करना शुरू किया, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पे उन्होंने मूव करना शुरू किया, मतलब ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपांड करना शुरू किया। दे एंटर्ड इनटू द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ नेपाल, सेंसिंग अ थ्रेट फ्रॉम इट। और नेपाल को, जो हमारा नेबरिंग कंट्री था, तो नेपाल को भी उन्होंने अपनी तरफ खींचना शुरू किया, ऐसा बोल के कि शायद नेपाल को ब्रिटिशर से भी कहीं पे खतरा ना हो जाए, तो उन्होंने नेपाल को भी अपना फ्रेंड बना लिया। दे फॉट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटायर्स। फ्रंटायर्स यानी बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। फ्रेंडली रिलेशंस विद द सिंह किंग महाराजा रणजीत सिंह हैड देम to win the battle with the Afghans and establish their rule in Sindh. The British had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do so as long as Maharaja Ranjit Singh was alive. अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने जो फ्रंटायर्स थे, आजू बाजू के जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज़ थे, उनसे कोई खतरा ना हो, इसके लिए उन्होंने उनको युद्ध करके अपने कब्ज़े में कर लेना शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ ये सब करने के लिए उनको जो मदद करने वाले थे वो थे सिख किंग महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। उन्होंने बहुत मदद की थी अफ़गान में अपना रूल एस्टेब्लिश करने में, ब्रिटिशर्स को उन्होंने मदद की थी। और ब्रिटिशर्स का मेन एम्बिशन भी रहा था कि जितना हो सके उतना महाराजा रणजीत सिंह का जो किंगडम है वो भी अपने कब्ज़े में कर ले। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही पावरफुल थे, जब तक वो जिंदा थे तब तक ब्रिटिशर्स की ये मनोकामना पूर्ण नहीं होने वाली थी, ठीक है। तो जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे, उनका जो एम्पायर था, उनका जो किंगडम था वो सेफ था। जैसे उनकी डेथ हो जाती है, ब्रिटिशर्स उनके किंगडम पर कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। So they kept a friendly relation with Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh was a strong ruler of that time. He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his state. He had attained victories over many nearby states. After his death, Punjab suffered anarchy. Governor General Sir Henry Hardinge came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with the policy of interference and annexation. ओके, तो महाराजा रणजीत सिंह जब तक जिंदा थे ब्रिटिशर्स ने उनके साथ मित्रता चालू रखी थी, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। उन्होंने अपनी आर्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दी थी और बहुत सारे उसमें यूरोपियन ऑफिसर्स भी थे। इस तरह से उन्होंने अपने स्टेट को बहुत प्रोटेक्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है, गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंज आ जाता है और पंजाब के ऊपर वो अपना कब्जा कर लेता है और पूरा का पूरा जो सिख रूल है कंप्लीटली ब्रिटिश रूल के अंडर में वो ला लेता है, ठीक है। तो ये देखा हमने, पंजाब जो है वो भी ब्रिटिशर्स के रूल में आ जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट डलहौसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन? एनेक्सेशन करना मतलब खालसा करवा देना, खाली करवा देना, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। खालसा मतलब राज्य को खाली करवाना, उसको एनेक्सेशन बोलते हैं। ओके, द एम ऑफ वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन वॉज टू एनसेल्फ द नेटिव किंगडम्स विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्सेज। ओके, एम क्या था वेलेस्ली की पॉलिसी का? तो जितना हो सके उतना नेटिव किंगडम्स जो है उनको एनस्लेव कर देना, मतलब उनको गुलाम कर देना, और गुलामी ऐसे करवाना कि ब्रिटिशर्स का जितना हो सके उतना रिसोर्सेज यूज़ ना हो, ठीक है। यूज़ किसका हो? उसी राजा का रिसोर्सेज यूज़ हो, और इस तरह से उनको खुद गुलाम बना देना। तो सब्सिडरी अलायंस ऐसा ही था।
The states that accepted the subsidiary alliance considered the British as their friends. Eventually, in the absence of internal and external threat, they become irresponsible and their administration started deteriorating. The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in the many princely states. The Indian rulers got trapped in it. The British got an excuse to start interfering into the internal affairs of these states on the pretext of putting an end to the anarchy. They annexed many states under the same excuse. Thereafter, Burma, and that is now Myanmar, and regions of Punjab were also annexed. If the king died without a son, his state was annexed. In this way, Satara, Jhansi, Nagpur, etc. became the victims of policy of annexation. ओके शुरुआत में सब्सिडरी अलायंस के द्वारा ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जितने भी प्रिंसली राजा थे जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट की थी वो उनको फ्रेंड की तरह कंसीडर करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो स्टेट थे उसके इंटरनल एक्सटर्नल में अंदर इंटरफियर करने लगे और इतने इरिस्पॉन्सिबल हो गए वो, और धीरे धीरे उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिटीरियोरेट होने लगा, मतलब ख़राब करने लगा और वो कोई ध्यान नहीं देने लगे, ना प्रजा का ध्यान देते थे। ठीक है, ऐसे तो कहने के लिए तो ब्रिटिशर्स बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखाने के लिए अपनी आर्मी रखी थी, वरना वो करते कुछ नहीं थे। ठीक है, उसका आउटकम क्या हुआ, तो of the conspiracy of the British was the anarchy in many princely states. Many princely states में anarchy मतलब अव्यवस्था, अराजकता फैल गई कि वो कहने के लिए वो ऐसा मानते थे कि चलो उन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को प्रोटेक्ट कर दिया है, लेकिन वो कोई प्रोटेक्शन नहीं देते थे, ऐसे ही नाम का था। उसके अगेंस्ट में क्या करते थे, राजा के खजाने खाली करवा दिए थे ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने में और ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत सारा सैलरी देने में। ठीक है, और अगेंस्ट में कुछ नहीं करते थे, तो इससे क्या हुआ, लोगों के लिए अगर कुछ नहीं करते हैं तो बहुत अव्यवस्था जैसी फैल जाती है प्रिंसली स्टेट में, और बहुत सारे इंडियन रूलर्स जो है ऐसे उनकी झपड़ में आ जाते हैं। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दिया, बहानेबाजी करना शुरू कर दिया, और वो लोग क्या करने लगे, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें इंटरनल जो भी अफेयर्स थे उसमें उन्होंने बातें करना शुरू कर दी, इंटरनल अफेयर्स में उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया, और इस तरह से बहुत सारे स्टेट में एनार्की हो गई। ठीक है, अब ये जो बहाने हैं कि इंटरनल अफेयर्स मतलब उनके राजाओं के स्टेट में क्या चल रहा है, किसकी किसी के साथ नहीं बनती है, क्या है, तो उनका जो अंदरूनी जो मामला होता है उसमें ब्रिटिशर्स दखलगिरी करने लगे, और उनको जब पूरा का पूरा मामला पता चल जाता है कोई भी स्टेट का, तो वो क्या करते हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, कोई भी बहाना बना के, कोई भी प्रिटेक्स्ट देकर। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने नई पॉलिसी बनाई, जो राज्य है जहाँ पे उनको लगता है कि ये बहुत ही कमज़ोर राजा है, बहुत कमज़ोर स्टेट है, तो उनको खाली करवाना शुरू कर दिया। तो दे एनेक्स मैनी स्टेट अंडर द सेम एक्सक्यूज़, यही बहानेबाजी के हेतु उन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे स्टेट को एनेक्स करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने आज का जो म्यांमार है, मतलब बर्मा जो है, पंजाब के बहुत सारे रीजन्स है, इस तरह से उन्होंने खाली करवा दिए। और दूसरा बहाना क्या बनाया उन्होंने कि जो राजा का कोई बेटा नहीं होता है रूल करने वाला, तो ऐसे जैसे कि झांसी है, वहाँ पे राजा मरने के बाद उनका कोई वारसदार नहीं होता है, तो ऐसे स्टेट को भी उन्होंने खाली करवा दिया। उस तरह से उन्होंने नागपुर और सतारा को भी खाली करवा दिया। और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वहाँ पे लागू कर दी। और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन में क्या करवाते थे, कोई ना कोई बहाना बनाकर वो राज्य को खाली करवा देते थे और उसके ऊपर खुद ब्रिटिशर्स राज करने के लिए बैठ जाते थे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profits from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities on a large scale। ये देखो डेलहाउसी क्या करता है। डेलहाउसी जहाँ जहाँ पे भी भारत में जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से टी, कॉफ़ी और कॉटन ग्रो होता था बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ ब्रिटिश ट्रेडर्स को मदद करते थे। ये सब चीज़ें वो क्या करते थे, डायरेक्ट इंग्लैंड पहुंचा देते थे।
ठीक है, टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली many changes were introduced by Dalhousie in India during his tenure. The first railway line was started between Mumbai and Thane in 1853. The modern postal system started in India and wireless system between India and England too was introduced during his tenure. He passed laws to ban child marriage and advocated widow remarriage. English education spread in India during this time. The first 3 universities in India were established in Mumbai, Chennai and Kolkata in the year 1857. Thus, these reforms were basically for the expansion of British rule and ease in administration. Although Indians benefited later on, they had to suffer a lot with the introduction of British reforms. डेलहाउसी एक तरफ तो अपना जो इंग्लिश एक्सपांसन है वो बढ़ाना चाहते थे, ब्रिटिश ट्रेडर्स को बहुत मदद करते थे, बहुत उनको अर्निंग्स भी करवा देते थे, और ये सब को कवर करने के लिए वो क्या दिखाते थे कि वो भारत में कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के बहाने वो अच्छा इंग्लिश लोग जो है, इंग्लिश एम्पायर जो है वो बहुत अच्छा है, ऐसा दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो मुंबई और थाने के बीच में 1853 में उन्होंने एस्टैब्लिश करवाई। उसके अलावा उन्होंने पोस्टल सिस्टम, वायरलेस पोस्टल सिस्टम भी उन्होंने पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाई, वायरलेस सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने किए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया और विडो री मैरिज को उन्होंने एडवोकेट किया। इंग्लिश एजुकेशन भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके अलावा 3 जगह पे उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बनवाई, जैसे कि मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता 1857 में। और उसका मेन एम क्या था कि अच्छा दिखाए कि ब्रिटिशर्स कितने अच्छे हैं, कि वो भारत में कितने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स ला रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को ही सबसे ज़्यादा क्या कर रहे थे, एक्सपांड कर रहे थे। एक तरफ इंडियंस को लगता है कि उनको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हकीकत में क्या होता था, बहुत सारे इंडियंस जो है उसमें से सफ़र ही कर रहे थे। नाउ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, डिससेटिस्फाई क्यों हुए थे भारत के लोग। आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन shook the whole nation terribly. These resulted in dissatisfaction among the people towards the British. You must have seen the film Kranti and Mangal Pandey. If you have not seen, then try and see these movies. At this time, the people were suppressed under the dictatorial regime of the British. In addition to that, the reforms made by Dalhousie added fuel to fire. Different people reacted differently to the railways facilities of post and telegraph and western education. Orthodox people felt that the British wanted to destroy their culture. The reforms done by the British were basically for running the administration smoothly. The dissatisfaction of the people had reached a point saturation and they were in the state of rebellion, which resulted in the freedom movement 1857. लोगों को डिससेटिस्फैक्शन क्यों हुआ था, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप क्रांति और मंगल पांडे मूवी जो है, बहुत सारी ऐसी पैट्रियोटिक मूवी बनी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ये जो है डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को सप्रेस किया जाता था, ऑप्रेस किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, और उसमें डेलहाउसी आके जैसे आग लगा देता है, ठीक है, कि बहुत सारे जो स्टेट है वो खाली करवा देता है। इससे क्या होता है कि वो कहने को लिए तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो भी भारत के लोग थे, कॉमन लोग थे, उसके ऊपर वो बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। रेलवे की फैसिलिटी है, ठीक है, पोस्ट की फैसिलिटी, टेलीग्राफ की फैसिलिटी और वेस्टर्न एजुकेशन जो दिया जाता था, उसको लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे। जैसे कि ऑर्थोडॉक्स है भारत के, वो क्या मानते थे कि ब्रिटिश इस तरह से उनका कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर वेस्टर्न एजुकेशन भारतीय लोगों को दिया जाएगा तो उनका जो ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसे कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग मानते थे, ठीक है। और रिफॉर्म जो है बेसिकली उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा हो, इसलिए उन्होंने ये रेलवे लाइन वो सब, वायरलेस टेलीग्राफ वो सब लगवाया था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे रह रहे थे तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में अच्छा रहेगा, तो इसके लिए उन्होंने भारत में डेवलपमेंट किया, ऐसा लोग मान रहे थे। तो इस तरीके से भारत के लोगों में बहुत सैचुरेशन आ गया ब्रिटिशर्स के प्रति, और धीरे धीरे लोग क्रांति की तरफ बढ़ रहे थे, रिबेलियन की तरफ बढ़ रहे थे। तो इससे फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो होता है भारत में फ्रीडम के लिए, वो है 1857 मूवमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स,
Here chapter number 4 is ended. You have to write this textual exercise in your notebook, and if you have any query you can send the question on my WhatsApp number. Thank you very much.